ये देखो आगे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, दी वैरायटी ऑफ लाइफ। उस वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने ज़िक्र किया कि इतनी डाइवर्स लाइफ जो है वो क्यों मौजूद है, क्यों जो है वो लाइफ की इतनी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो उसमें हमने इसके बहुत सारे एस्पेक्ट देखे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था इसको कि कौन कौन से किंगडम मौजूद हैं, उन किंगडम्स को कैसे डिवाइड किया गया, किन्होंने उसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट की। और फिर हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया वायरसेस का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। अर्ली जो स्टडी थी उसके मुताबिक जो बैक्टीरियोफेजिस हैं उनकी जो तादाद थी वो लिमिटेड थी। और जैसा कि उन्होंने ये बात ज़िक्र किया कि जो एक बैक्टीरियोफेज है जो फीड करता है एस्क्रेशिया कोलाई को। एस्क्रेशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो ये सबसे बेस्ट नोन फेज है, जिसको हम T4 फेज या T4 टाइप लिखेंगे। टी फेज जो है वो हम इसे कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि टी फेजिस जो है, जो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस हैं, उनकी एक टाइप है। तो टी फेजिस जो हैं इनमें T2 और T4 फेजेस जो हैं वो आम तौर पे स्टडीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो T4 का हम स्टडी करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने रखा था। तो इस स्ट्रक्चर में हमने ज़िक्र किया था कि जो वायरसेस हैं, तो डेफिनेटली T4 भी एक वायरस है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने आपसे शेयर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। जब हम इस T4 वायरस को देखते हैं जो बैक्टीरिया को खाता है, एस्क्रेशिया कोलाई को, ये हमें टेडपोल टाइप नज़र आता है। टेडपोल कहते हैं ऐसे छोटे जो है वो मेंढक को, जब वो लार्वल फॉर्म में होता है, जिसमें सिर और जो है वो है जिसका सर हेड और टेल जो है दुम मौजूद होती है। ये डायग्राम आपके सामने नीचे आपको नज़र आ रही होगी। द हेड इज़ elongated pyramidal, हैव टू ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स विद कॉमन बेस। दो ट्राइंगल्स होंगी और उनकी बेस कॉमन होगी। हेक्सागोनल जो है वो 6 इसके सिरे होंगे, प्रिज्म लाइक होगा। और दो टेल्स जो हैं, टेल के कंपोनेंट जो हैं वो डायरेक्टली इसके साथ जो हैं वो अटैच होंगे। और ये मैंने पहले ज़िक्र कर दिया था कि एक प्रोटीन कोर जो शीथ कहलाती है, डायग्राम में आपको नज़र आ रही होगी, शीथ मौजूद होती है और कॉलर की मदद से शीथ जो है वो हेड के साथ अटैच होती है। 6 जो हैं वो एंड प्लेट्स हैं जिनके साथ जो हैं वो टेल अटैच है। अगर आप देखें तो एंड प्लेट्स यहाँ उसने ज़िक्र किया है, जिसको उसने बेस प्लेट का नाम दिया है। तो टेल फाइबर जो हैं दीज आर 6 इन नंबर इसके अंदर हैं। DNA है, न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, उसके गिर्द जो है वो कोट है कैप्सिड, या जिसको जो कैप्सोमियर से बना होता है। कॉलर की मदद से पिछले वाला हिस्सा हेड के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है। तो ये जो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं एक T4 वायरस के टी फेजिस जो की टाइप है उसके आपके सामने मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कि एक जो वायरस है वो अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करता है, किस तरह से मल्टीप्लाई करता है। ये बात आपको याद होगी, मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि जो वायरसेस हैं उनकी अपनी कोई भी बायोलॉजिकल मशीनरी नहीं होती। वो होस्ट को इस्तेमाल करते हैं, उस जानदार को इस्तेमाल करते हैं जिस जानदार के ऊपर रहते हैं, उसकी मशीनरी के लिए, और फिर जो हैं वो सरवाइव करते हैं। तो अब बैक्टीरियोफेजिस जो हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही
सरवाइव करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सबसे पहले किसी भी वायरस का बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि वो आके उसकी बॉडी के साथ अटैच हो। तो पहला स्टेप क्या होगा? अटैचमेंट। तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन टू द होस्ट सेल एट रिसेप्टर साइज ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के ऊपर आएगा, आगे उसके साथ अटैच होगा। अटैचमेंट के टाइम पे वायरस की बॉडी और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके दरमियान एक लिंक बनेगा, केमिकल यूनियन होगी, जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ में रिसेप्टर साइज होंगे। मखसूस एरिया होगा जहाँ पे आके वायरस अटैच होगा, उसको हम जो है वो रिसेप्टर साइट कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा स्टेप होगा पेनिट्रेशन, कि वायरस जो है वो अपनी कोई बॉडी का कंपोनेंट या ख़ुद उस बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर हो जाए। खुद तो वो एंटर नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेट श्योर शॉट है। अब उसने क्या करना है, उसकी जो टेल होगी जिसकी मदद से वो आके अटैच हुआ होगा, वो एक एंजाइम खारिज करेगा जिस एंजाइम को लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, डिज़ोल्व करेगा। तो एक सुराख बनेगा, उस सुराख के बनने के साथ जो वायरस है वो अपना डीएनए या आरएनए अपना डीएनए और आरएनए जो है वो उस बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। तो इस वक्त बैक्टीरिया की बॉडी में उसका अपना डीएनए और जो होस्ट है उसका जो पैरासाइट है उसका डीएनए जो है उसके अंदर मौजूद है। तो दो स्टेप में, पहला स्टेप क्या था? अटैचमेंट। दूसरा स्टेप जो था वो पेनिट्रेशन। तो दो स्टेप ये हो गए, और इसके बाद जो है वो तीसरा स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। तो होता यूँ है कि जैसे ही वायरस का डीएनए या आरएनए बैक्टीरिया के डीएनए में एंटर हो जाता है, तो एंटर होने से के बाद फौरी पहला जो स्टेप होता है वो उसकी मशीनरी पे कंट्रोल करना होता है। मशीनरी पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद अपने बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब अपनी प्रोटीन, अपनी टेल्स, अपना डीएनए, अपनी कॉलर, अपनी शीथ, अपनी जो है वो एंड प्लेट्स बनाना स्टार्ट करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और तकरीबन 25 मिनट के बाद उसके इन्फेक्शन के 25 मिनट के बाद बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर तकरीबन मोर देन 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं दीज आर फॉर्म्ड। तो मैंने क्या कहा कि लाइफ साइकिल में ये है, सबसे पहला पॉइंट होगा अटैचमेंट, नंबर 2 सेल वॉल जो है उसको ब्रेक डाउन करके अपना डीएनए एंटर करना या आरएनए एंटर करना, और नंबर 3 उसकी मशीनरी पे कंट्रोल करके अपना डीएनए, अपनी बॉडी के कंपोनेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई करना। तो 25 मिनट के बाद 200 किस्म के जो 200 जो नंबर है वायरसेस के वो बन जाते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में। अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी में बन तो गए, अब बनने के बाद वो दो तरह से बिहेव कर सकता है उस बैक्टीरिया के साथ जिसके ऊपर उसने इन्फेक्ट किया। अब वो दो तरह का बिहेव जो है वो कौन सा बिहेव है? दो तरह का। पहला जो बिहेव है उस बिहेव को हम कहते हैं लिटिक साइकिल, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल क्या होते हैं? लिटिक साइकिल में जो वायरस है, जो 200 बन गए हैं एक बैक्टीरिया की बॉडी में, वो उसको ब्रस्ट कर देते हैं, जबकि लाइसोजेनिक जो साइकिल है उसमें वो ब्रस्ट नहीं करते, बल्कि उसी तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई होने देते हैं, उसको उसकी जो है वो मौत उसकी नहीं होने देते। तो अब अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं बड़े ध्यान से, तो यहाँ इस डायग्राम को आपने फोकस करना है। ये दोनों साइकिल्स इसमें दिए हुए हैं। तो इन दोनों साइकिल्स में से हम स्टार्ट करते हैं इस वायरस को यहाँ से, जब 1 और 2 से। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये 1 और 2 है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेते हैं। अब 1 और 2 में क्या हुआ कि 1 एंड जो 2 है उसमें हुआ ये कि जो वायरस है वो इस बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर आके अटैच हुआ था। और अटैच ये कैसे हुआ
मैंने कहा कि मखसूस रिसेप्टर साइट्स होते हैं और वो मखसूस रिसेप्टर साइट जो इसके ऊपर मौजूद होते हैं, हम उन मखसूस रिसेप्टर साइट की मदद से या ये वायरस उन मखसूस रिसेप्टर साइट की मदद से उस बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर हो जाता है। ये पहला इसका पॉइंट था। और इसके पहले इस पॉइंट के बाद अब यहाँ चलते हैं दोबारा। इस पहले पॉइंट के बाद दूसरा क्या हुआ कि इसने ये एंट्रेंस ली। एंट्रेंस लेने के बाद ये वाला जो वायरस है ये उस बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बना। इसका डीएनए या तो यहाँ जाके ये लाइसोजेनिक साइकिल मल्टीप्लाई होता रहेगा या फिर मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस साइकिल को सेल को ब्रेक डाउन करेगा। अगर आप ये देखें तो यहाँ से आपने इस बात को ज़रा गौर से देखना है कि नंबर 1 एंड 2 में एडजॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन है। फेज इज एडजॉर्ब्ड टू रिसेप्टर साइट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इंजेक्ट इट्स डीएनए। अपना डीएनए जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब इंजेक्ट करने के बाद फेज डीएनए, फेज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वायरस के डीएनए को। फेज डीएनए इंसर्ट इटसेल्फ एज अ प्रोफेज इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो यहाँ देखिए जी, प्रोफेज फॉर्म्स बन गया जिसके अंदर डीएनए दोनों जानदारों के मौजूद हैं। अब लाइसोजेनिक साइकिल है, ये जो 4 डायग्राम्स आप देख रहे हैं यहाँ करके, ये वाली ये लाइसोजेनिक साइकिल है। इसमें क्या हुआ कि ये दोबारा से मल्टीप्लाई होता रहता है और बैक्टीरिया जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। या तो ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है कि ये वाला जो आप बैक्टीरिया देख रहे हैं जिसके अंदर वायरस का डीएनए एंटर हुआ है, वो ये इस अगर आप देखें तो ये चल रहा है एरो और ये यहाँ चला गया। अब यहाँ आने के बाद इसने क्या किया, अपने जो डीएनए अपना आरएनए है उसके इंसर्ट करने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। द फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट कॉपीज ऑफ फेज डीएनए। जो अपना उसका डीएनए है वायरस का, उसको इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बॉडी के कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर दिए इस सेल के अंदर। फिर ये कंपोनेंट जो हैं वो दोबारा से रेप्लिकेट हो रहे हैं, बन रहे हैं और बनने के बाद ये जो हैं वो मिल रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये वायरस जो है वो पूर्ण मुकम्मल बन गया बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। और यहाँ आप देखें ये सिमुलेशन है कि वायरस जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं बॉडी के अंदर। यहाँ आप देखिए तो वायरस जो है वो कंप्लीट होने के बाद उसने बैक्टीरियल बॉडी को ब्रस्ट कर दिया। ब्रस्ट करने के बाद दोबारा से अटैक करेगा इस सेल के ऊपर। ये सेल या तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में जाएगा, रेप्लिकेट करता रहेगा यूं करके इस सर्कल में, या रेप्लिकेट नहीं करेगा तो अपनी बॉडी के कंपोनेंट को रेप्लिकेट करके फिर इसको जो है वो यूं करके ब्रस्ट कर देगा। तो 2 तरह की ऑप्शन जो हैं वो इसके पास मौजूद होती हैं। एक साइकिल जो है उसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। ये नीचे वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं जिसमें 4 सेल्स हैं बैक्टीरियल, जिसमें वायरस का डीएनए एंटर होता है, मल्टीप्लाई होता है बैक्टीरिया, फिर यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ब्रस्ट नहीं करता, और दूसरे में उसको जो है वो ब्रस्ट कर देता है। तो ऑल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय फेज डू नॉट रिजल्ट इन लाइसिस। तमाम इन्फेक्शन जो है वो सेल को, बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन नहीं करते। इन सम केसेस वायरल डीएनए इंस्टेड taking over the control of host machinery becomes incorporate into the bacterial chromosome। वो बैक्टीरिया की बॉडी पे कंट्रोल नहीं लेता बल्कि ख़ुद को उसके डीएनए का हिस्सा बना देता है। तो जब वो खुद को उसके डीएनए का हिस्सा बना देता है तो उस वक़्त उस वायरस को प्रोफेज कहते हैं। व्हेन द वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोफेज। और इस प्रोसेस को, जिसमें वो सेल को ब्रस्ट नहीं करता, अपने डीएनए को उसके डीएनए का पार्ट बना के मल्टीप्लाई करता रहता है साथ साथ, हम लाइसोजेनिक कहते हैं। और जब उसकी मर्ज़ी हो तो वो ये साइकिल से बाहर निकल आए और ख़ुद अपने आप को सेपरेट कर ले। जब वो ख़ुद से अपने आप को सेपरेट करेगा तो हम उस प्रोसेस को इंडक्शन कहेंगे, और इंडक्शन इसको कहेंगे। और दिस फेज
विच काज लाइसोजेनी इज़ कॉल्ड एज टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज। और ये वायरस जो है जो ये काम कर रहा है उसको या तो टेम्परेट फेज कहते हैं या लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। आगे चलते हैं जी। ये तो था वायरस का लाइफ साइकिल। तो लेटिक साइकिल में ये इसे ब्रेक डाउन कर देगा, लाइसोजेनिक साइकिल में ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा बल्कि उसकी मशीनरी जो है उसका हिस्सा बन जाएगा, उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। Virus morphology and nucleic acid properties are most important for classifying plant, animal and bacterial viruses। तीन वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पे आप जो वायरसेस हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज़ में? उसकी मॉर्फोलॉजी, देखने में कैसा है वायरस, न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर मौजूद डीएनए आरएनए, ये हेल्प करती हैं दोनों चीज़ें क्लासीफाई करने में कि जो वायरस है वो एनिमल का वायरस है, प्लांट का वायरस है या बैक्टीरिया का वायरस है। द जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस के अंदर वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो एनवेलप्ड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एनवेलप्ड अगर होगा तो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि जो प्रोटीन कोट है वायरस की बॉडी के बाहर, उस प्रोटीन कोट के बाहर अगर एक और कवर भी मौजूद होगा तो वो एनवेलप्ड वायरस होगा। अगर वो कवर मौजूद नहीं होगा प्रोटीन कोट के बाहर तो वो नॉन एनवेलप्ड वायरस होगा। तो बेसिस ऑन मार्फोलॉजी वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू रॉड शेप। शक्ल की बुनियाद पे जो वायरसेस हैं उनको तकसीम किया जा सकता है रॉड शेप वायरसेस में, जिसकी मिसाल है टोबैको मोज़ेक वायरस जो हमने जिक्र किया था डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में, स्टेनले ने जिनको प्योरीफाई किया था। स्फेरिकल वायरस हो सकते हैं गोल, जिसकी मिसाल है पोलियो वायरस। टेडपोल टाइप मेंढक के लार्वे की तरह के, जिसकी मिसाल है बैक्टीरियोफेजिस। मैंने कहा कि T2 T4 दो वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरियोफेजिस हैं। तो वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए उसकी मॉर्फोलॉजी, शक्ल सूरत, और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए जो है उसकी बेस पे हम इस वायरस को तीन टाइप में तकसीम करते हैं। दीज में बी प्लांट वायरसेस, दीज में बी एनिमल वायरस एज वेल एज बैक्टीरियल वायरसेस। तो हम इसके बाद जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा कि वायरसेस जो हैं इनकी वजह से होने वाली जो डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं। पहली बीमारी जो है उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। ये बात ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपने ज़रा फोकस करना है इस बात पे ताकि ज़रा प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो पाकिस्तान के अंदर वायरसेस की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें पहली जो है वो वेल नोन कॉमन डिजीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल पॉक्स। चीचक इसे कहते हैं। स्मॉल पॉक्स विच इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरसेस। आपको याद होगा मैंने पॉक्स और जो है वो पैरवो वायरसेस के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे जब वायरसेस के साइज़ का जिक्र कर रहा था। तो ये वायरसेस जो हैं वो डीएनए वायरस है। इसका मतलब है इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और एनवेलप्ड है। इसकी प्रोटीन के बाहर भी एक कवर है। ये सबसे पुरानी बीमारी है, सबसे पुरानी तो नहीं कह सकते, पुरानी बीमारी है। that is known to have occurred as epidemic in China as early as 20th century BC until the early 20th century। तो जो तकरीबन बिफोर क्रिस्ट से लेकर 20th सेंचुरी से और इस वक्त की जो टाइम है उसमें ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। स्मॉल पॉक्स वाज अ कॉमन डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये बीमारी कॉमन बीमारी थी। इन स्मॉल पॉक्स raised fluid filled vesicles are formed on the body which become pustules later on it and form pitted scars। इस बीमारी में जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बनते हैं जिनमें पानी भरता है। जब वो दाने टूटते हैं तो जिस्म के ऊपर जो है वो मुंह के ऊपर जो है वो छोटे छोटे गड़े से बन जाते हैं, पिटेड स्कार। उनको हम कहते हैं दी पॉक्स। By 1950s, immunization and other control measures has largely decreased the danger, but it is still present in the third world countries where many people are affected। ये प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद ये वायरसेस जो हैं ये ख़त्म तो हो गए, लेकिन फिर भी
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, उनके अंदर ये बीमारी अभी तक एग्जिस्ट करती है। इन 1980 इट वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरिडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। 1980 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्मॉल पॉक्स, चीचक जो है वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी, लेकिन मैंने कहा कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। हर्ब्स सिम्प्लेक्स, हर्ब्स वायरस जो है, दीज आर कॉल्ड एज DNA वायरसेस। ये DNA मौजूद होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। हर्ब्स वायरस दैट कंटेन DNA इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हर्ब्स सिम्प्लेक्स। इट इज़ नेचुरली अकरिंग डिजीज़ ऑफ मैनकाइंड। ये कुदरती तौर पर बीमारी होती है। इट इज़ वास्कुलर लायन, इसमें जो है वो जल्द फट जाती है और वहाँ से पानी निकलता है। इन द एपिथेलियल लेयर, ऊपर वाली लेयर जल्द की जो होती है उसमें से। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज़ अकर्स इन माउथ, ऑन द लिप्स एंड अदर स्किन साइड। या तो मुंह की स्किन फटेगी, या होंठों की स्किन फटेगी, या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट की। अगली बीमारी तीसरी जो है कॉमन, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस आर एनवेलप्ड RNA वायरस। याद रहे कि RNA जेनेटिक मटेरियल होगा इसमें, एनवेलप इसकी प्रोटीन कोट के बाहर एक कोट होगा। इन्फ्लुएंजा इज़ वाइड स्प्रेड डिजीज़ ऑफ मैन एंड अकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म। ये इंसानों में फैलने वाली बीमारी है और ज़्यादा और एपिडेमिक, वबाई के तौर बीमारी के तौर पर सामने आती है। मम्प्स एंड मीज़ल्स, कान पेड़े जिसे कहते हैं, कानों के पीछे जो है वो फोड़े से बन जाते हैं। मम्प्स एंड मीज़ल, मम्प्स एंड मीज़ल वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप ऑफ पैरामॉक्सी वायरसेस। पैरामॉक्सी वायरसेस जो हैं उनका एक ग्रुप है, उसकी एक टाइप है जो मम्प्स एंड मीज़ल का बायस बनते हैं। दे आर लार्ज, ये बड़े वायरसेस होते हैं। एनवेलप्ड, प्रोटीन कोट के बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है। RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं। मम्प्स इज़ हाईली कंटेजियस, वाइड स्प्रेड। हाईली कंटेजियस का मतलब है एक इंसान से दूसरे को लग जाती है, बट सेल्डम फैटल, लेकिन ये मौत का बायस नहीं बनती। अबाउट 60% ऑफ अडल्ट आर इम्यून टू इट। 60% जो बड़े लोग हैं जिनको एक दफ़ा हो जाती है वो इससे इम्यून हो जाते हैं, दोबारा इसको नहीं होती। मीज़ल्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड एंड अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इक्वली ससेप्टिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो तमाम के तमाम एक ही तरह इस बीमारी को कैरी करते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं, डिफरेंस मौजूद नहीं है। और ये आमतौर पे छोटे बच्चों और बड़े इंसानों के लिए कॉमन डिजीज़ है। द डिजीज़ डिवेल्प इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम, जिसमें एक दफ़ा हो जाती है उसको दोबारा जो है वो होने के चांसेस कम होते हैं। तो पोलियो जो है वो एक और डिजीज़ है, पोलियोमाइलेटिस। ये जो है वो इसका पूरा नाम है काज बाय पोलियो वायरसेस। पोलियो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में मौजूद है। इट इज़ मोस्टली इन चाइल्डहुड, आमतौर पे ये बचपन में जो है वो होती है। द एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ये पोलियो जो है, इस बीमारी का ताल्लुक़ इंसान की जो मुआशी ज़िंदगी या मुआशी हालात हैं उनके साथ होते हैं। और द पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस। ये बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटा वायरस जो है वो पोलियो का वायरस है। एंड कंटेन RNA इन स्फेरिकल कैप्सिड। RNA जेनेटिक मटेरियल होगा और ये एक जो प्रोटीन कोट कैप्सिड गोल होगा उसमें मौजूद होगा। सम कॉमन ह्यूमन वायरल डिजीज़ आर शोन इन दिस फिगर। अगर आप देखें तो इंसानों में जो होने वाली कॉमन बीमारियां हैं वो कॉमन बीमारियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो इनके वाले से देख लीजिए। स्मॉल पॉक्स डायग्राम में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे दाने हैं। हर्ब सिम्प्लेक्स है, मीज़ल्स हैं, इसके दाने आप देख सकते हैं। मम्प्स हैं, ये इस डिज़ीज़ जो हैं वो इसके सिम्टम्स हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल और वायरस की वजह से होने वाली मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनके बारे में ज़िक्र किया। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नज़र आए, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, आप कोई बात पूछना चाहते हो, तो यू आर वेलकम।
पूछिए, शेयर कीजिए। अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और इसको देखने के बाद कोशिश करें कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो अगर कोई बात समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारा हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया है कि